नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। हम लोग करीब 2 वर्ष से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के समय इस तरह की चर्चाओं का जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको बहुत इंतजार रहता है। और उनको शायद ये लगता है कि अगर प्रोफेसर दुबे कुछ बता देंगे तो इसी तरह की सरकार बन जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं। सरकार तो जो लोगों ने वोट दिया है, जो लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उससे बनेगी। प्रोफेसर साहब, कल एक जो परसों एग्जिट पोल आ गए और उसमें जब आप भी उसमें बैठे थे, मुझे जरा एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं कि ये बिल्कुल तय है कि एग्जिट पोल साइंटिफिक हो सकते हैं। इनका अगर ठीक से किया जाए तो ये काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। ये दोनों अगर मैंने लगाए कि अगर ये ठीक से किए जाए, अगर वो तीसरा ये भी इसको कोई ना कोई तो पैसा देगा ही देगा, तभी ये होंगे। मेरा सिर्फ आपसे समझ ये है कि एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में समझ सकता हूं कि फर्क हो। एग्जिट पोल में एक आदमी कह रहे हैं कि भाई इनको 150 सीट मिलेगी, एक एजेंसी कह रही है नहीं इनको 90 सीट मिलेगी। इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? तो पहले तो मैं इस पे थोड़ा क्योंकि आपने इस पे खूब ठीक से इन लोगों के साथ काम किया है, आपने इसको समझा है, मैं थोड़ा एग्जिट पोल की प्राइमरली इस बात पे आपसे समझ लूं कि कितने एग्जैक्ट होते हैं एग्जिट पोल। इसमें मेरी समझ ये है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी अंतर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक एग्जिट पोल का कर्मचारी एक पोलिंग बूथ के सामने खड़ा हुआ है, उसे एक्सिस इंडिया ने भेजा है। मैं समझने के लिए केवल एजेंसियों के नाम ले रहा हूँ। और दूसरे किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी और बूथ के सामने सी वोटर का बंदा खड़ा हुआ है, और उन दोनों के पास निर्देश है कि आपको इस बूथ से निकलने वाले कितने लोगों से पूछना है कि उन्होंने किसे वोट दिया, और उधर पूछना है कितने लोगों ने वोट दिया। तो उन दोनों के आंकड़ों में अंतर हो सकता है। मान लीजिए कि एक बूथ में जिनको अन्य की कैटेगरी में लोग आते हैं, उन पार्टियों के कुछ वोटर निकलते हैं उसमें, तो वो कह देंगे कि भाई हाँ हाँ उन्होंने वोट दिया, और तो उससे लगेगा कि ये अन्य का जो है खेल यहाँ ज्यादा है। ठीक बात। लेकिन वही जब उसी एजेंसी का जब कर्मचारी किसी दूसरे पोलिंग बूथ पे जाएगा तो वहां अन्य बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो वहां पर जो अन्य की बहुतायत वहां पे थी वो यहाँ पर उससे संतुलित हो जाएगी। अच्छा, इसके बावजूद भी दोनों जगह सैंपल साइज कितना बड़ा है, सैंपल साइज इस पर निर्भर करता है कि उसके पैसे कितने मिल रहे हैं एग्जिट पोल करने के। जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे उतना बड़ा सैंपल साइज होगा। वो तो सैंपल साइज के आधार पर पैसे तय होते हैं, और जितना कम पैसे मिलेंगे उतना छोटा सैंपल साइज होगा। दूसरे, अगर मैं अपने मित्र संजय कुमार द्वारा दी गई जानकारी और उनके अनुभव का सहारा लूं, तो उनका मानना यह है कि सैंपल साइज बहुत बड़ा हो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि पोल बिल्कुल सही होगा या काफी कुछ सही होगा। सवाल यह है कि कर्मचारियों ने कितनी लगन से काम किया, कितनी ईमानदारी दिखाई, और ठीक से सब लोगों के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको दर्ज किया कि नहीं किया। उसमें कुछ कर्मचारियों ने हेरफेर तो नहीं कर दिया, या उनसे हेरफेर करवाया तो नहीं गया, ये भी एक बात है। उनसे हेरफेर करवाया तो नहीं गया, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। अब मैं दोबारा इस बात पे आऊंगा कि आंकड़ों में अंतर हो सकता है दो एजेंसियों का, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, सैंपल साइज अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन रुझान दोनों को एक ही पकड़ना चाहिए जी। तब यह है कि हो सकता है कि एक एजेंसी ये कहे कि एक राजस्थान जैसी जगह में चुनाव बहुत फंसा हुआ है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला है। दूसरी एजेंसी ये कहे कि भाई भाजपा कांग्रेस से 10 सीटें ज्यादा प्राप्त कर लेगी, या 5 सीटें ज्यादा प्राप्त करके वो बहुमत प्राप्त कर लेगी। तीसरी एजेंसी कहे कि नहीं, कांग्रेस जो है ना, वो हो सकता है कि भाजपा से, कोई कहेगा 2% का अंतर है, कोई कहेगा 3% का अंतर है दोनों के बीच में, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने इस रुझान को ठीक से पकड़ा है कि राजस्थान में लड़ाई बहुत कांटे की है और चुनाव फंसा हुआ है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक एजेंसी कहे कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच में 2% का अंतर होगा, उसमें कांग्रेस आगे है, 3% का अंतर होगा, उसमें कांग्रेस आगे है सी वोटर। दूसरी एजेंसी ये कहे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है
और उसको 2/3 या उससे भी ज्यादा बहुमत प्राप्त हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि 3 तारीख को दोनों में से एक धराशायी होगा, दोनों में से एक धूल चाटेगा और एक के माथे पे ताज ताज जाएगा। यहां पे जब जो धराशायी होगा उससे हम लोगों को सबको सवाल पूछना चाहिए कि भैया तूने क्या किया। दोनों ही एजेंसियां प्रतिष्ठित हैं, दोनों ही एजेंसियों ने बहुत सारे सर्वे किए हैं, बहुत लंबे अरसे से वो इस बिजनेस में है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बड़े प्रतिष्ठित चैनलों को जो सी वोटर है वो एबीपी के लिए मुद्दतों से सर्वे कर रही है, एक्सिस इंडिया वाले आज तक के लिए एग्जिट पोल कर रहे हैं मुद्दतों से। और दोनों के अगर आप जो सर्वा है यशवंत देशमुख और प्रदीप गुप्ता से बात करें तो दोनों बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, दोनों की बातों में बहुत सारी इंसाइट्स होती हैं, बहुत कई ऐसी बातें बताते हैं जो फायदेमंद हैं सोचने विचारने के लिए। मसलन अभी जैसे यशवंत देशमुख का कहना यह था कि हर प्रदेश में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां टक्कर बहुत कांटे की होती है, मतलब वहां पे 250 वोट से लेके और 2,500-3 हजार वोट और 5,000 वोट के बीच में फैसला होना होता है। यही निर्वाचन क्षेत्र हैं जो एक साधारण बहुमत को एक बड़े बहुमत में बदलते हैं बशर्ते वो एक तरफ झुक जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार के खिलाफ कोई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सरकार बुरा प्रदर्शन नहीं कर रही है चुनाव में, इनमें से ज्यादातर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसी पार्टी की सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने हर प्रदेश में इस तरह के निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किया और उनके बारे में बताया कि आज की तारीख में यानी एग्जिट पोल की तारीख में उनकी धारणा यह है कि कितने निर्वाचन क्षेत्र किस पार्टी की तरफ जाएंगे। और अगर उनका कहना है कि अगर हम जो अभी मानते हैं ये चीज पलट जाए तो चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये भी उन्होंने बताया। जी, तो यहाँ पे बात लगती है कि कोई ना कोई एक तरह का वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण पद्धति उनके पास है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने नतीजों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई तर्कपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति बताई नहीं जाती है पूछने पे, केवल तर्क ये दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में स्त्रियों के वोट बहुत ज्यादा मिल गए हैं मामा जी की वजह से भाजपा को, इसलिए वो 2/3 बहुमत तक पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और स्त्रियों के वोट क्यों मिले मामा जी कहने से, क्योंकि लाडली बहना योजना उन्होंने चलाई। अब लाडली बहना योजना के जब हमारे मित्र दिवांग ने विश्लेषण किया तो वो एक बहुत ही दिलचस्प और उल्लेखनीय विश्लेषण के साथ सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनका कहना है कि भाई मध्य प्रदेश में मान लीजिए 5.5 करोड़ वोटर हैं, तो 2.25 करोड़ मोटे तौर पर स्त्रियां हुई। उन 2.25 करोड़ स्त्रियों का 50-55-60% हिस्सा को लाडली बहना योजना टारगेट करती है। बाकी स्त्रियां नाराज हैं इस बात से कि भाई हमको लाडली बहन क्यों नहीं बनाया गया। उसके बाद में लाडली बहन योजना को में पैसा डालने के लिए दूसरी तमाम योजनाओं में से पैसा निकाल के उसमें डाला गया। मध्यवर्ग भी इस बात को लेकर नाराज है कि इस योजना को चलाने के लिए उसको मिलने वाली रियायतें उससे छीनी गई। विधवा पेंशन का पैसा निकाल के लाडली बहन योजना में डाला गया और भी दूसरी योजनाओं का पैसा निकाल के उसमें डाला गया। तो लाडली बहन योजना जहां एक तरफ उनके लिए वो ये माना जा सकता है कि कुछ वोटर उन्हें दे रही होगी, दूसरी तरफ कुछ वोटरों को नाराज भी कर रही है। तो इस आधार पर इस धारणा को बना लेना कि ये योजना ही गेम चेंजर है और इसने भाजपा को, जो कि लगातार पीछे चल रही थी मध्य प्रदेश के चुनाव में, इतना जबरदस्त उछाल दिया कि वो 150-60 तक पहुंच गई। जी, जी। ये जो पूरी तर्क पद्धति है, यस मैं कहता हूं देखिए लॉजिक तर्क के आधार पर हम चीजों को समझ सकते हैं। मुझे यशवंत देशमुख का तर्क बेहतर, ज्यादा वैज्ञानिक और समझ में आने वाला लगता है। प्रदीप गुप्ता जी की योग्यता, क्षमता और उनकी जो सफलता का रेट है, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं। ऐसा करूंगा तो मैं बेवकूफ साबित होऊंगा, गलत करूंगा। लेकिन ये जो उनका तर्क है पूरा का पूरा, ये तर्क समझ में अभी तक नहीं आता है। हो सकता है उनकी बात सही साबित हो भाई। जी प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज और पूछ लूं। एक तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो सैंपल साइज होती है ये माना जाता है और इट इज एक्सपेक्टेड कि एक मिनिमम सैंपल साइज जरूर होगी जिससे एक्यूरेसी काफी कुछ आ जाए।
इनएक्यूरेट ना हो। मैं एक आपसे एक और चीज, मेरे किसी दर्शक ने प्रश्न किया था और आप कई लोग ये कह रहे हैं, वो थोड़ा आरोप लगाने की टोन में नहीं था, लेकिन उनका एक तर्क था। उनका कहना था कि भाई जब आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, और वो शब्द यूज कर रहा है, मीडिया खरीद सकते हैं, प्रिंट मीडिया खरीद सकते हैं, वो यहां तक बोले जब नेता खरीद सकते हैं कि इधर आ जाओ तो यहां हो जाएगा, उधर चले जाओ, तो फिर एजेंसी को क्यों नहीं प्रभावित कर सकता है ये पैसा? उनका उनका ये कहना था। नहीं ठीक बात है, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं उस बात को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो एग्जिट पोल होता है उसकी उम्र 2 से 3 दिन की होती है केवल, और वो वोट पड़ने के बाद दिया जाता है। अगर एग्जिट पोल किसी की नाजायज तरफदारी करते हुए उसको आगे दिखा रहा है तो उसका चुनाव पर असर नहीं पड़ता। हाँ, अब हमें सोचना ही चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो किस किस चीज पे असर पड़ सकता है उसका। भाई मतदान पे असर तो नहीं पड़ सकता, तो क्या उस नेता के हाईकमान के नजर में उसकी हैसियत पे असर पड़ेगा, या कोई सट्टेबाजी हो रही है उसके इर्द गिर्द, नतीजे के इर्द गिर्द, उस सट्टेबाजी में बहुत लंबे चौड़े रुपए का खेल है, उसके ऊपर असर पड़ेगा? किस चीज के ऊपर असर पड़ेगा? क्या उसके जरिए किसी कुछ एमएलए इधर उधर हो सकते हैं, पार्टी के बाहर जो एमएलए मौजूद हैं उनको इधर उधर किया जा सकता है, उनके साथ कोई उसके प्रभाव में एक बात चलाई जा सकती है, बैक चैनल टॉक हो सकती है उसके साथ में, आखिरकार क्या हो सकता है उस पर? प्रोफेसर साहब, उनका तर्क यह है, मैं बता दूं, उनका दो तर्क है। एक तो सट्टा वाला बात वो कहते हैं, और दूसरा इन लोग, क्योंकि ये मुझे कलकत्ता से एक मेरे जानने वाले हैं, मारवाड़ी हैं, वो इतने डेस्परेटली वो कर रहे थे कि वही प्रदीप गुप्ता जी का जो जो आज तक ने जो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि जानबूझ के जो लीक कराया था अपना एक कॉन्वर्सेशन एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद उनका कहना यह है, अब वो ये कन्विंस हैं कि ईवीएम में हेराफेरी होती है, और ईवीएम की हेराफेरी को एक कवरिंग फायर जैसा नहीं होता, उसको देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल मानता हूं कि ईवीएम में इतनी लार्ज स्केल हेराफेरी नहीं हो सकती है। बूथ में जाके आदमी जबरदस्ती वोट पड़वा सकता है, वो आज भी हिंदुस्तान में बहुत चल रहा है। ये बात बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने भी बहुत सुनी है ये बात, ये कि चूंकि ईवीएम में हेराफेरी करके मध्य प्रदेश का चुनाव जीत लिया गया है, तो उसको पहले से एक दलील लाने के लिए कि देखिए 3 एजेंसियों ने तो कहा था हम चुनाव जीत रहे हैं, तो उसको सही साबित करने के लिए ये सब करवाया गया है। तो एक तो ये बात है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर जनता ने वोट नहीं दिया है, लेकिन ईवीएम से वो वोट निकलता है जो जनता नहीं देती है, अगर वास्तव में अगर ऐसा होगा किसी जगह में, तब भी उसके कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां होंगी जिनके बारे में अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी समाज में अगर पब्लिक किसी पार्टी को हराने के लिए वोट दे रही है और बड़े पैमाने पे वो पार्टी जीत जाती है, और वास्तव में उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो कहीं ना कहीं उसकी आहट जो है वो समाज में, राजनीतिक समाज में कहीं ना कहीं वो आहट उसकी सुनाई पड़ेगी जी। उससे बचा नहीं आ सकता है। अभी तक ईवीएम की हेराफेरी के जरिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई चुनाव नहीं जीता हारा गया है। अगर ऐसा होता तो दूसरे जरियों से उस तरफ इशारा कहीं ना कहीं मिलता। जी हाँ, प्रोफेसर साहब एक चीज और बताएं, मैं इसलिए मध्य प्रदेश की बात करके फिर दूसरे राज्य में चलेंगे। मध्य प्रदेश की एक और स्थिति हो रही है, और अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो एक्सेस वाला जो इनका प्रदीप गुप्ता जी का सर्वे है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में स्वीप कर रही है बीजेपी, थोड़ी देर उस तर्क पे बात कर लें। लेकिन जो मेरी समझ है कि अगर वहां शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये अगर चुनाव जीत रहा है तो शिवराज सिंह चौहान के ही बूते पे जीत रहे हैं, वो क्या ज्यादा बड़ा सिरदर्द मोदी जी के लिए नहीं हो जाएंगे? क्योंकि मोदी जी ने उनको बिल्कुल लगाम खींच के रखी थी कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे नहीं। अब ये बैकवर्ड भी है, अच्छे से चलाए हैं। और मेरा तो मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव जीतती है, वो 1% वोट से जीते, 2 वोट से जीते, या उसको 2/3 बहुमत प्राप्त हो, तब भी किसी भी सूरत में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इतने दयालु और अपनी राय बदल लेने वाले हैं। इस मौके का वो लाभ, क्योंकि उन्होंने नारा ये लगाया है, मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, इस नारे पे भाजपा चुनाव लड़ी है। वो किसी भी कीमत पे, किसी भी मीडिया के जरिए सामने लाए गए या एग्जिट पोल के जरिए सामने लाए गए किसी भी नेता को चुनाव की जीत का श्रेय लेने नहीं देंगे या श्रेय में भागीदारी नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश, इस तरह का नारा राजस्थान में भी नहीं दिया गया है, इस तरह का नारा छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया गया है।
इस तरह का नारा केवल मध्य प्रदेश में दिया गया है। जी, तो ये स्थिति जो है, मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री, चुनावी जीत भी जो है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा पाएगी। उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो केवल अब केंद्रीय राजनीति में ही थोड़ा बहुत जितना बचा है वो रह सकता है। अगर वो चाहे उन्हें मध्य प्रदेश की गद्दी दोबारा दे दी जाए। वो भी एक दी कि जब ज्योतिरादित्य को तोड़ा गया तो उसके बाद चूंकि वो पिछड़ी जाति के थे तो उनको मिल गया मुख्यमंत्री पद। मोदी जी का बस चलता तो उसी वक्त उन्हें मुख्यमंत्री पद न मिलने देते। जी जी जी। मैं प्रोफेसर साहब एक जगह की और बात कर लूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो भी एक तरह का कुछ चीजें सेट कर रही है मिजोरम में, जहां पे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी हर एक जगह कहती है कि हमारी सरकार, भले ही उसका 0 एमएलए हो। मतलब सिक्किम में कोई एमएलए नहीं है, यहाँ पे 1 एमएलए है, लेकिन एनडीए की सरकार एनडीए। अब वहां पे मिजोरम में भी 2 तरह के आ रहे हैं। एक ये आ रहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और एक आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल स्वीप कर रहा है जेडपीएम। एमएनएफ को भी बिल्कुल 4-5 सीटों की बात कर रहे हैं। अगर ये बात स्थिति स्पष्ट होती है तो फिर इसका मतलब, इसको इस तरह से भी रीड कर रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसको भी जनता सबक सिखाने के मूड में आ गई है कि अगर तुम उनके साथ थे तो फिर ये दिक्कत है। जिसका एक उदाहरण यह है कि एआईएडीएमके हाथ झटक के अब वो अलग हो गया है एनडीए से। देखिए, उत्तर पूर्व में तो ये मणिपुर इफेक्ट है। उत्तर पूर्व में अगर जेडपीएम स्वीप करता है और एमएनएफ चुनाव हारता है तो ये मणिपुर इफेक्ट है, जिसको कि एमएनएफ के नेता और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, जोरामथांगा ने पहले ही समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ में मंच साझा करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ मंच पे और चढ़ जाते तो उन्हें जो 4-5 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि इस मणिपुर इफेक्ट, मणिपुर के प्रकरण का, मणिपुर में जो हिंसा हुई कुकीज के खिलाफ, जो वहां लगातार लंबे अरसे तक मौत का और सबका बलात्कार का, ये सब स्त्रियों के खिलाफ अत्याचारों का ये सब तांडव नृत्य चलता रहा। मैं ये मानता हूं कि इसका असर उत्तर पूर्व के दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। ये पहला नुकसान है जो कि मिजोरम में देखा जा रहा है। जहां तक पॉलिटिकल एजेंडे का सवाल है, एमएनएफ का और जेडपीएम का पॉलिटिकल एजेंडा कोई बहुत अलग अलग नहीं है। ये दोनों ही जो मिजो जनजाति है उसके एकीकरण पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि 3 हिस्से हैं मिजो जनजाति के। एक, कुछ लोग बर्मा में रहते हैं, म्यांमार में रहते हैं, उनको चिन कहा जाता है। जो मिजोरम में रहते हैं वो मिजो पहाड़ी में रहते हैं, वो मिजो हैं। और बाकी जो कुकी हैं मणिपुर वाले, वो भी मिजो हैं। तो इन तीनों का एकीकरण होना चाहिए। जाहिर है एकीकरण एक कल्पना है, वो ऐसा हो नहीं सकता। एकीकरण बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर 2 राष्ट्र शामिल हैं। तो लेकिन ये चूंकि एमएनएफ वाले बीजेपी के साथ रहे तो इनके ऊपर सीए वाला इल्जाम भी है। ये सब चीजें इस बीजेपी के पूरे एजेंडे में ये सहयोगी रहे हैं, तो फंसे रहे हैं उसके अंदर। तो उसका नुकसान तो उनको हो सकता है, नुकसान। जी जी। मैं अब तेलंगाना की थोड़ी सी बात कर लें। तेलंगाना में मैं 2 आपसे स्पेसिफिक चीजें समझा। जैसा ट्रेंड दिखा रहा है, मैं सारी बातें हम और आप इस पे कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं वो कमोबेश उसी तरफ जा रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस की वापसी दिखाई दे रही है। ये पहली बार हो रहा है कांग्रेस की अपनी खोई हुई जमीन को वापस रिगेन कर रही, क्योंकि अगर वो शुरुआत तेलंगाना में होती है तो कुछ ना कुछ फायदा उसका आंध्रा में भी होगा। और दूसरा, एआईएमआईएम, मुझे हरदम लगता है कि अगर वो उसका वोट परसेंटेज गिरता है, वो 2.94 कुछ था, अगर कुछ भी वोट परसेंटेज गिरता है तो वो एक इंडिकेशन, और मुझे लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में जिस समाज में मैं हूं वहां पे पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुसलमान नेगेटिव वोट की बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। अब वो ये कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा समाज जिसमें मैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका द्योतक वहां पे भी है कि मुस्लिम समाज शायद थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है। मैं दोनों चीजें, एक जितनी भी सर्वे एजेंसियां हैं उन्हें भोपाल के मामले में मतभेद हैं, थोड़ा राजस्थान के मामले में भी मतभेद हैं, लेकिन जिस राज्य के बारे में कोई मतभेद नहीं है वो राज्य है तेलंगाना। मेरे ख्याल से किसी एक सर्वे एजेंसी को छोड़ के बाकी सभी ने तेलंगाना में कांग्रेस को चुनाव जिताया है और स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस के लिए तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक कहानी है
कांग्रेस का ग्राफ इससे बहुत ऊपर उछलेगा, कांग्रेस को बहुत राजनीतिक लाभ होगा। और ये बताता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है और उसके रणनीतिकार हैं वो सही तरीके से सोच रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2022 में रेवंत रेड्डी को इन लोगों ने अध्यक्ष नियुक्त किया था। रेवंत रेड्डी बीआरएस और उसके नेता के चंद्रशेखर राव को बहुत सख्त नापसंद करते हैं और बहुत ही कड़े शब्दों में उनकी आलोचना करने वाले नेता हैं। उनको राजनीति का बड़ा अनुभव है रेवंत रेड्डी को। वो विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी शुरुआत की, फिर वो तेलुगु देशम में उन्होंने समय गुजारा, उसके बाद वो निर्दलीय राजनीति की उन्होंने, फिर वो कांग्रेस में आए। 50 के दशक की शुरुआत में है, 51-52 साल के हैं केवल। इस तरह से राजनीति के लिहाज से वो काफी युवा हैं, अच्छे वक्ता हैं। और जब शुरू में उनको बनाया गया अध्यक्ष तो बहुत दिक्कतें हुई, संगठन में उनका विरोध हुआ, लेकिन आला कमान उनकी पीठ पे अपना हाथ रखे रहा और अंततः आला कमान की मदद से वो तेलंगाना की कांग्रेस की राजनीति में जम गए। उसका लाभ कांग्रेस उठा रही है। तो ये दूरगामी दृष्टि से लिया गया निर्णय था, जिसका सुफल अब कांग्रेस को प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो ये है, और इससे कांग्रेस का जो नेशनल नैरेटिव बनेगा उसको वो देखने को मिलेगा। इस चुनाव का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि एक पार्टी, इसका नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, MIM, हाँ, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, इस पार्टी की और इसके नेता की पोल अंतिम रूप से इस चुनाव में खुल जाएगी। क्योंकि अगर ये पार्टी अपने ही पुराने हैदराबाद शहर में जो उसने लोग खड़े किए थे 9 लोग, अगर ये उनको नहीं जीत पाती है पार्टी, ये उन सारी सीटों को नहीं जीत पाती है और बाकी तेलंगाना में वो बीआरएस का प्रचार कर रहे थे, बीआरएस को मुसलमान वोट इनके कहने से ट्रांसफर नहीं होता है अगर, तब आप समझ सकते हैं कि इनका जो दूसरे प्रदेशों में दावा है उस दावे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी जी। और ये लगभग तय हो जाएगा कि प्रदेश का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर इनकी बड़ी जबरदस्त नुक्ताचीनी होगी जगह जगह। जी जी, मैं एक ऐड कर दूं तेलंगाना के लिए कि ये कांग्रेस की एक जगह एक स्टेट ऐसा था जहां पे बिल्कुल प्लान था। भारत जोड़ो यात्रा को 12 दिन वहां रखा गया। कांग्रेस की जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसकी पूरी बैठक हैदराबाद में ले जाके 2-2.5 महीना पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहां की। और एक और चीज ये है कि आखिरी मीटिंग वहां की सोनिया गांधी ने की, क्योंकि सोनिया गांधी को शायद ऐसा माना जाता है कि उनका, सोनिया गांधी का व्यक्तिगत रूप से तेलंगाना के लोग में बहुत सद्भावना और इज्जत है। अब जरा छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी बात कर लें प्रो साहब। छत्तीसगढ़ की अजीब स्थिति है। बेचारे बघेल साहब आ भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बेंचमार्क इतना ज्यादा, वो 68 सीट पिछली बार थी, अब वो 68 तो पार करेंगे नहीं। वो बेचारे 60-62 भी लाते हैं तब भी होगा, ठीक है, अब उसमें, लेकिन वो अच्छा काम। देखिए, अगर वो 50-55 सीट भी जीत लेते हैं तो उनको श्रेय मिलेगा उसका, इसमें कोई 50-55 जीतने में भी उनको बड़ा अच्छा रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि वो 68 सीट लाए पहले की तरीके से। उनकी सरकार के खिलाफ भी देखिए काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा बहुत बुरा चुनाव लड़ी, भाजपा के पास कोई नेता नहीं था, आला कमान बहुत अनबना था वहां पे, तो उसका उन्हें फायदा मिल रहा है। और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय अस्मिता थी उसको भी आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये उन्होंने नारा लगाया, तो इसके सब उनको लाभ मिल रहे हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने आप को कांग्रेस का ही नहीं, छत्तीसगढ़ के नेता के रूप में उन्होंने पेश किया अपने आप को, है। तो ये सब चीजों के उन्हें फायदे मिल रहे हैं। और भाजपा ने भी एक तरह से उनके लिए अपने अनबनेपन के कारण उनकी जीतने की राह थोड़ी आसान की है, अगर वो वहां पे जीतते हैं तो। ये तो कल्पना नहीं की जा सकती कि उन्हें पहले ऐसा चुनावी नतीजा मिलेगा, क्योंकि वो खुद भी जब एबीपी आए थे तो खुद भी वो कह रहे थे कि आदिवासी इलाके हैं और दूसरे इलाके हैं, तो उन इलाकों में उनके लोग बहुत काफी दिनों से जीत रहे हैं, तो उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो उनको लग रहा था कि वहां भाजपा को लाभ हो सकता है, लेकिन जो सी वोटर के नतीजे आए उससे लगा नहीं कि उन क्षेत्रों में भाजपा को लाभ तो मिला है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला है जिसका उन्हें अंदेशा था। तो इस लिहाज से उनकी इस बारे में भी जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं वो मोटे तौर पर सहमत हैं कि ये निकल जाएंगे वहां से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले जैसी कोई जीत मिलेगी। प्रो साहब, एक बहुत छोटा सा एक रिएक्शन चाहते हैं। ये अगर वैसे देखिए तो छत्तीसगढ़ मॉडल जो बघेल साहब ने तैयार किया वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था, मतलब किसानों की दृष्टि से देख लीजिए, लेकिन उसको उतना प्रचारित नहीं किया गया जैसे दिल्ली मॉडल को प्रचारित किया जाता है। दिल्ली मॉडल पे पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है,
लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल का बहुत नाम नहीं सुनते हैं हम लोग बाहर। नहीं, लेकिन उन्होंने आखिर तक आते आते छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होने लगी। जी, ये बात आपकी सही है कि अभी उसको उतना प्रचार नहीं मिला है, इतना दिल्ली मॉडल को मिला है, एक जमाने में गुजरात मॉडल को मिला था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ मॉडल की भी चर्चा होने लगी है। जी, और देखिए, ये सारे के सारे मॉडल जो है वो लाभार्थी योजनाओं पर आधारित हैं। दिल्ली का मॉडल थोड़ा इस मामले में अलग है कि वो केवल लाभार्थियों के ऊपर ही आधारित नहीं है, बल्कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काफी जमकर बजट का आवंटन, बजट की बड़ी बड़ी रकमें आवंटित करने वाला मॉडल भी है। तो ये जो के चंद्रशेखर राव का मॉडल है या इनका मॉडल है, ये बहुत स्वास्थ्य और शिक्षा या सामाजिक क्षेत्र के ऊपर बहुत पैसा नहीं खर्च करता है। इस मामले में ये दिल्ली मॉडल से अलग है। दिल्ली का बजट देखिए आप साल दर साल, वो बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं, जो है मतलब जो बजट का प्रमुख पैसा है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। कितना वो कर पाते हैं, आगे कितना बढ़ पाते हैं, बात दूसरी है, लेकिन उनका इरादा वहां से स्पष्ट हो जाता है। ये मॉडल जो है वो मुख्य तौर पर लाभार्थी किस्म के मॉडल हैं। जी, मैं वो साहब चलते चलते आखिरी बात राजस्थान की। राजस्थान में इलेक्शन जैसा आप कह रहे हैं कि भाई नेक टू नेक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं एडवांटेज कांग्रेस है। अब मैं एक चीज कहूंगा कि अशोक गहलोत को शायद इन सारे कांग्रेस के उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट इसलिए देने होंगे कि एक ऐसी जगह जहां पे उनके हाथ पैर भाजपा पूरी तरह से बांधने की कोशिश करती थी। 5 साल एक मुख्यमंत्री ऑपरेशन लोटस का पूरे वार झेलता रहा। तो मतलब मैं समझ सकता हूं, मैं पॉलिटिक्स को आप भी खूब नजदीक, उनका आधा समय तो इनको ठीक करने में लगे रहता होगा कि ये कहीं कोई भागे नहीं, उसको पकड़ के लाओ इसको। खुद भी कहते भी है, अशोक गहलोत कहते भी है कि भाई पूरी कोशिश करते रहे लेकिन हमको नहीं हटा पाए, तो अब चुनाव में कैसे हटाएंगे हमें। तो उनकी, अशोक गहलोत की खास बात यह है कि जो इस बार रही, पहले तो ये खास बात उन्होंने नहीं दिखाई थी, इस बार उनकी खास बात ये रही कि उन्होंने 2 साल पहले से ही अपनी चुनावी जीत के लिए काम करना शुरू कर दिया था। देखिए वो बंदा है जो बहुत पहले से तैयार हो गया था और इसने बहुत ही योजना पूर्वक चल रहा था। और जैसे जैसे 1.5 साल रह गई चुनाव में, तब तक उसकी पूरी लाभार्थी योजनाओं ने और उसका जो भी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, वो सबने बहुत गति पकड़ ली थी अशोक गहलोत की। उनके प्रचार ने भी बहुत गति पकड़ ली थी। प्रचार में तो उन्होंने भाजपा और मोदी वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया। राजस्थान में इतना जबरदस्त प्रचार, राजस्थान के बाहर भी उनका इतना जबरदस्त प्रचार हुआ, उससे पब्लिक के मन में बड़े पैमाने पर ये बात घर कर गई कि ये आदमी हारेगा भी तो आसानी से नहीं हारेगा। तो अगर अशोक गहलोत हारते भी है तो उनकी कोई ऐसी हार नहीं होगी जिससे उन्हें अपमानित महसूस होना पड़े, और हो सकता है कि वो एक कड़ी लड़ाई में आगे भी निकल जाए, ये भी संभव है। प्रोजा, मैं एक चीज बस इसलिए पूछ लूं, मैं ध्यान दिला दूं कि एक्सिस इंडिया ने जहां मध्य प्रदेश में भाजपा को 2/3 बहुमत दिलाया है, वो राजस्थान में अशोक गहलोत को जिता रहे हैं चुनाव। जी जी, इसी तरह चाणक्य टुडे भी अशोक गहलोत को चुनाव जिता रहे हैं। तो कई एजेंसियां हैं ऐसी जो अशोक गहलोत ये मानती हैं कि अशोक गहलोत चुनाव जीत सकते हैं। जी, अब मैं एक चलते अंतिम प्रश्न, ठेठ बीजेपी की नजर से जीते हुए अशोक गहलोत एज मुख्यमंत्री लोकसभा इलेक्शन में क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट करने देंगे या कमलनाथ जी उसको करने देंगे? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अशोक गहलोत इस बार क्लीन स्वीप तो शायद बीजेपी को न लगाने दें राजस्थान में। मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं मानता हूं अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये चारों प्रांतों में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का नतीजा पहले ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बहुत बुरी तरह हार जाएगी, लेकिन भाजपा से ये लोग चारों प्रांतों में काफी सीटें छीनेंगे, जो जिसकी भरपाई करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं एक क्विक रेफरेंस बता दूं, 83 सीटें हैं इन 5 राज्यों में, जो 5 राज्य जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं, 83 सीटें हैं। 66 सीट उसमें बीजेपी की और 6 सीट कांग्रेस के पास है। मतलब एज ऑन डेट ये है। मुझे लगता है कि कांग्रेस 6 से तो बहुत आगे निकलेगी और बीजेपी के लिए जो चंद्रशेखर राव के साथ मोदी ने जो पीठ पीछे समझौता किया है, या बीजू पटनायक या नवीन पटनायक के साथ समझौता किया है, या जगनमोहन रेड्डी के साथ समझौता किया है, इन्हीं अंदेशों के तहत किया है समझौता कि अगर बहुमत से कम रह गई तो एनडीए के दलों में तो इतनी दम है नहीं जो उनको सीटें मुहैया करा पाए, तो ये सब इन सब लोगों से सीटें लेंगे, वो उसके जरिए सरकार बनाएंगे। तो वो दो तरह से काम हो रहा है। एक तरफ तो पूर्ण बहुमत की कोशिश होगी, बहुमत नहीं मिलता है अगर तो गठजोड़ सरकार कैसे बनेगी उसकी भी पेशबंदी अभी से शुरू हो गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और अगले हफ्ते शायद हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी सरकार बनी और उसका इफेक्ट क्या लोकसभा इलेक्शन पे होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।